सोचिए एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 3 एम्प्लॉयज और एक छोटे से गराज में शुरू हुई हो और आज वही सेम कंपनी 3 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट को कंट्रोल करती है। आप जितना अमेज़न को सोचते हैं अमेज़न उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अमेज़न सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बल्कि अमेज़न इतना बड़ा है कि शायद उसके ना होने से इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाए। नेटफ्लिक्स, ट्विच, फेसबुक और यहाँ तक कि CIA की वेबसाइट काम करना बंद कर देंगी अगर अमेज़न ना हो तो। लेकिन इसके अलावा भी अमेज़न हर फील्ड में है, ग्रोसरीज, बुक्स, मूवीज, म्यूजिक और यहाँ तक कि स्पेस मिशन। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि अमेज़न क्या करता है, सवाल ये है कि अमेज़न क्या नहीं करता। लेकिन जेफ बेजोस ने ऐसा किया कैसे वो अपनी कंपटीशन को टिकने नहीं देता और कैसे वो हर फील्ड में घुसकर उसे डोमिनेट करता है। कैसे ही कंपनी एक छोटे से गराज से लेकर $1 ट्रिलियन की कंपनी बन सकती है। ऐसा क्या है जेफ बेजोस में कि वो इतने तगड़े कंपटीशन के बाद भी इतने सक्सेसफुल है? क्या जेफ बेजोस एक लकी पर्सन है या इसके पीछे कोई और वजह है? इस वीडियो में आपको बताऊंगा अमेज़न की मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जिसकी मदद से अमेज़न हर कंपटीशन को बीट करता है। कृपया ध्यान दें, सफर लंबा होने वाला है। आपसे निवेदन है कि इस सफर को अधूरा ना छोड़े। धन्यवाद। बुक बेचने से लेके क्लाउड कंप्यूटिंग और रिटेल मार्केट में डोमिनेट करने तक अमेज़न की जर्नी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। आज अमेज़न फास्ट डिलीवरी, वास्ट सिलेक्शन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक विजन है, एक सोच है, एक प्रिंसटन ग्रेजुएट और एक वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव। जेफ बेजोस ने इंटरनेट की बढ़ती ग्रोथ को 1994 में भाप लिया। इंटरनेट की इमेंस पोटेंशियल से प्रभावित होकर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है जिससे वो कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते थे। जेफ बेजोस का जॉब छोड़ना कोई इजी डिसीजन नहीं था क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था कुछ अलग करने का, कुछ अलग सोचने का। जेफ का एक सपना था जहाँ पे वो एक एवरीथिंग स्टोर बनाना चाहते थे जहाँ पे लोग कुछ भी और कहीं पे भी खरीद सकते थे। और बस इसी से इंस्पायर होकर वो न्यूयॉर्क से निकल देते हैं सिएटल की ओर, जहाँ पे वो अपनी ड्रीम कंपनी बनाना शुरू करते हैं एक छोटे से गराज में। और यहीं से शुरुआत होती है अमेज़न की सफर की, जो कि जल्द ही ग्लोबल मार्केट को पूरी तरीके से बदलने वाला था। हम जिस तरीके से शॉपिंग करते हैं, जिस तरीके से किताबें पढ़ते हैं, जल्द ही इन चीजों में अमेज़न बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाला था। जून 16, 1995 Amazon.com इंटरनेट पे लॉन्च होता है। इस वेबसाइट पे ढेर सारे कलेक्शंस रहते हैं बुक्स के और पहले ही महीने Amazon को ढेर सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं क्योंकि उस समय लोग ऑफलाइन बुक्स खरीदा करते थे। लेकिन Amazon.com पर अपने घर बैठे सिर्फ कुछ क्लिक्स में वो अपने घर तक बुक्स को डिलीवर करवा सकते थे, जो कि बहुत ही आरामदायक चीज थी उस समय के हिसाब से। ये फैसिलिटी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक थी। जेफ बेजोस ने इतने सारे ऑर्डर्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। जुगाड़ वाले डेस्क से लेकर दिन रात काम करने तक उनकी टीम पर प्रेशर हमेशा बना रहता था। शुरुआती दिनों में Amazon.com एक छोटे से गराज में ऑपरेट करती थी, लेकिन उनकी टीम का डिटर्मिनेशन कम नहीं था। और उस टाइम की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। Amazon के ऑफिस में बेल लगी हुई थी। वो बेल हर ऑर्डर पे रिंग होता था। ऑर्डर्स इतने ज्यादा आने लग गए, इस वजह से जो वहाँ के एम्प्लॉइज थे वो काफी अननोइंग हो गया था उनके लिए। इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बोरिंग माहौल में भी एक मोटिवेशन का सोर्स लाया जा सकता है। वो बेल जब भी Amazon के ऑफिस में बजती थी तो वहाँ की पूरी टीम में एक मोटिवेशन की लहर आ जाती थी। उस समय ऑर्डर की शिपिंग को लेकर भी बहुत सारे चैलेंजेस Amazon को फेस करने पड़े। जेफ बेजोस ने हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ही सबसे मेन इंपॉर्टेंस दी है और इसके लिए Amazon ने इंट्रोड्यूस किया पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन फीचर, जिसमें आपके परचेज हिस्ट्री और इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सिमिलर टाइप के बुक सजेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे आप अगर मिस्ट्री और मिथिकल टाइप के बुक्स पढ़ते हैं तो Amazon ऑटोमेटिकली आपको ऐसे बुक सजेस्ट करने लगेगा जिनका जॉनरा मिथिकल और मिस्ट्री हो। वैसे तो आजकल पर्सनलाइज सजेशन बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये फीचर बहुत ही एडवांस थी। इसके अलावा सिर्फ कुछ क्लिक्स में आप Amazon पर शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि Amazon आपके एड्रेस, बिल्स, ये सब चीजें सेव करके रखता है, जिससे शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफी फास्ट हो जाता है। और इन्हीं सब फीचर्स की वजह से Amazon एक बड़े मार्केट को अट्रैक्ट करने में सफल रहा। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन फीचर की वजह से Amazon ने शॉपिंग के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया। लोगों के उनके टेस्ट और टाइप के हिसाब से बुक रिकमेंडेशन देखने को मिलता था और हर किसी का टेस्ट अलग होता है, जिसकी वजह से शॉपिंग करना काफी एंगेजिंग हो गया। इसके अलावा लोग Amazon पर रिव्यू भी दे सकते थे, तो इससे लोगों को एक अंदाजा हो जाता था कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो कैसा होने वाला है। और इसी कस्टमर रिव्यू की वजह से Amazon पर लोग ट्रस्ट करने लग गए। ये एक सिंपल लेकिन काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी थी। इन फीचर्स की वजह से Amazon अपने कॉम्पिटिशन से आगे रहता था और बाद में जाकर यही फीचर्स ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक स्टैंडर्ड बन गए।
IPO, जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन इससे आपको शायद ही कुछ पता चलेगा। बेसिकली IPO का मकसद होता है नॉर्मल लोग यानी कि आपके और हमारे जैसे लोगों से पैसा यानी कि फंडिंग्स इकट्ठा करना, और कंपनीज ऐसा करती है अपना शेयर्स स्टॉक मार्केट पर बेचकर, जहां पर आपके और मेरे जैसे लोग इन शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, और इसी को कहा जाता है ट्रेडिंग। 1997 में Amazon अपना पहला IPO लॉन्च करता है। Amazon के शेयर्स अब स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाते हैं। इन शेयर्स का प्राइस होता है $18। Amazon के IPO के वक्त वहाँ के जो दिग्गज थे उनका मानना था कि Amazon अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जेफ का विजन काफी क्लियर था। मार्केट से फंडिंग लेने के बाद वो अपना बिजनेस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से फैलाने लग जाते हैं। Amazon नई कैटेगरीज में एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, म्यूजिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज और कपड़े तक। Amazon के लिए IPO बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि Amazon अब सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बल्कि एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी थी, जिसके शेयर्स डेली स्टॉक मार्केट पे ट्रेड किए जाते थे। अब Amazon के पास फंडिंग थी जिससे वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते थे। फंडिंग मिलने से अब Amazon अपने इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकता था। Amazon का असली ग्रोथ इसी IPO की वजह से शुरू होती है। Amazon सिर्फ एक बुक स्टोर बनकर खुश नहीं था। लेट 1990s तक Amazon ने इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स और यहाँ तक कि ग्रोसरीज भी बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि Amazon पहले ये चीजें खरीदता था, फिर उसे स्टोर करता था और लास्ट में वो उन्हें सेल करता था। Amazon जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहा था वो उन्हें खुद खरीदता था। लेकिन Amazon का मास्टर स्ट्रोक था Amazon का मार्केट प्लेस, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता था और उन प्रोडक्ट्स को बेच सकता था। इन सेलर्स को कहा जाता है थर्ड पार्टी सेलर्स। इस मार्केट प्लेस की वजह से Amazon का पूरा प्रोसेस बदल चुका था। Amazon सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि दूसरों के भी प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे बेचकर पैसा कमा पा रहा था। इस स्ट्रेटेजी से Amazon का जो प्रोडक्ट कलेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया और Amazon पे अब एक वाइड रेंज ऑफ कलेक्शंस मौजूद थे। इससे स्मॉल स्केल के बिजनेसेस को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। स्मॉल स्केल बिजनेसेस अब एक बड़ी ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट बेच सकते थे। इससे इनका बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया। थर्ड पार्टी सेलर्स एक अहम हिस्सा बन गए Amazon के बिजनेस प्लेटफॉर्म का। Amazon का काफी ज्यादा फायदा हुआ इन थर्ड पार्टी सेलर्स की वजह से। Amazon को रेवेन्यू और ग्रोथ दोनों में ही बहुत तेजी हो गई। Amazon मार्केट प्लेस से अब कस्टमर्स के पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, जिससे जो प्राइसिंग थी वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई। इस वजह से Amazon का एक ऐसा इमेज बन गया कि यहाँ पर सभी प्रोडक्ट सबसे सस्ते और अच्छे दाम पर मिलते हैं। बट फॉर दोज पीपल जो नहीं जानते, Amazon प्राइम एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसे कोई भी व्यक्ति मंथली चार्जेस देके खरीद सकता है। प्राइम मेंबरशिप लेने का फायदा ये होता है कि आपको इसमें बहुत ही एक्सक्लूसिव डील्स, फ्री एंड फास्ट डिलीवरी, प्राइम वीडियो और प्राइम म्यूजिक भी देखने को मिलता है। बट ये मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू हुआ था 2005 में, जिसमें सबसे पहले लोगों को 2 डे डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिलता था। वैसे तो 2 डे डिलीवरी आजकल के टाइम पर इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल 10 मिनट्स की भी डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज थी। इस मेंबरशिप प्रोग्राम में आगे जाकर बाकी फीचर्स भी ऐड किए गए, जैसे प्राइम म्यूजिक, प्राइम वीडियो एंड ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव डील्स, जिससे Amazon के पास एक लॉयल कस्टमर बेस बनने लग गया और ये कस्टमर बेस अपने कन्वीनियंस और अच्छे ऑफर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने को रेडी था। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि Amazon प्राइम मेंबरशिप Amazon का स्मार्टेस्ट मूव था, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हो, क्योंकि Amazon की पूरी हिस्ट्री में जो सबसे स्मार्टेस्ट मूव था Amazon का, वो था Amazon का AWS, जिसका फुल फॉर्म है Amazon वेब सर्विसेज। अब लोगों को प्राइम मेंबरशिप के बारे में तो जरूर मालूम होता है, लेकिन AWS का बहुत ही कम लोगों को पता है। और अगर आप उनमें से जिनको AWS का पता है तो कांग्रेट्स, यू आर अ जीनियस। लेकिन ये Amazon वेब सर्विसेज है क्या? AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो एक मंथली रेंटल फी लेकर कंपनीज को सर्वर्स प्रोवाइड करती है। एंड सर्वर खुद होस्ट करना बहुत ही कॉस्टली चीज होती है और इसके मेंटेनेंस में बहुत ही ज्यादा पैसे लगते हैं, और सर्वर को स्केल करना एक अलग ही चैलेंजिंग प्रोसेस है। लेकिन Amazon की वेब सर्विसेज के साथ कोई भी एक फी देकर अपना सर्वर होस्ट करवा सकता है, जो कि 24/7 ऑनलाइन रहता है इंटरनेट पे, और जरूरत के हिसाब से आप इस सर्वर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस सर्विस का इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, जैसे नेटफ्लिक्स, फेसबुक, सोनी, एडोबी और यहाँ तक कि अमेरिका की सर्विस एजेंसी, सीक्रेट सर्विस एजेंसी CIA। तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि Amazon वेब सर्विस कितना बड़ा है। और कभी AWS अपना काम करना बंद कर दे तो ग्लोबल इंटरनेट में ब्लैकआउट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का लगभग 33% ट्रैफिक Amazon वेब सर्विस जो है हैंडल करती है। तो पूरी दुनिया के लगभग 33% वेबसाइट अचानक से बंद हो जाएंगे अगर Amazon वेब सर्विस काम करना बंद कर दे।
कभी सोचा अमेज़न कैसे हमेशा टॉप पे रहता है और अपनी कंपटीशन को पीछे रखता है? ये सब स्मार्ट एक्विजिशन का खेल है। अमेज़न को किसी भी बिजनेस में एंट्री लेनी होती है तो अमेज़न एक न्यू ब्रांड ना बनाकर किसी बड़े ओल्ड बिजनेस को खरीद लेती है जिसकी प्रेजेंस उस इंडस्ट्री में पहले से ही होती है। इससे अमेज़न को एक बना बनाया सेटअप मिल जाता है, न न्यू ऑफिस खोलने का झंझट, न नए लोग हायर करने का, और इन कंपनीज की मार्केटिंग भी नहीं करवानी पड़ती क्योंकि इनकी प्रेजेंस पहले से ही इस मार्केट में मौजूद होती है। अमेज़न सिर्फ रिटेलर्स को खरीदता नहीं बल्कि उनके पूरे सप्लाई चैनल पे एक कंट्रोल बनाता है। 2012 में कीवा सिस्टम्स को एक्वायर करके अमेज़न ने अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स को एडवांस रोबोटिक के साथ रिवोल्यूशनाइज कर दिया, वेयर हाउस एफिशिएंसी को बूस्ट किया और डिलीवरी टाइम को फास्ट कर दिया। और पिलपैक जो 2018 में एक्वायर हुई थी, उससे अमेज़न मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में घुस गया। तो चाहे वो कंपटीशन को एलिमिनेट करना हो, सप्लाई चेन्स पे कंट्रोल बनाना हो, या नई मार्केट में घुसना हो, या इनोवेशन को बूस्ट करना हो, अमेज़न की एक्विजिशन स्ट्रेटेजी सबसे आगे है। ये स्ट्रेटेजिक मूव इंश्योर करते हैं कि अमेज़न हर इंडस्ट्री में डोमिनेंट फोर्स बना रहे, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहे और अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखे। अमेज़न की सक्सेस के बावजूद उनकी लेबर प्रैक्टिसेस पर हर बार सवाल उठा है। एम्प्लॉइज ने बताया कि अमेज़न में हाई प्रोडक्टिविटी डिमांड और लॉन्ग आवर्स और बहुत कम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ने अमेज़न को डर्टी जोन लिस्ट में शामिल किया। वर्कर्स ने परफॉर्मेंस और टारगेट प्रेशर के बारे में बताया जो हेल्थ और वेलबींग पर इम्पैक्ट डालता है। यहाँ तक कि कभी कभी एम्प्लॉइज को बाथरूम ब्रेक स्किप करने पड़ते हैं और उन्हें बॉटल्स में पेशाब करना पड़ता है ताकि वो अपने डेली टारगेट पूरे कर सके। लेबर यूनियन ने अमेज़न को ब्लेम किया जिससे काफी प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स हुए। अमेज़न की डोमिनेंस रिटेल और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में एंटी ट्रस्ट कंसर्न्स को जन्म दिया। क्रिटिक्स का कहना है कि कंपनी का मार्केट पावर कंपटीशन को दबा कर रखता है। अमेज़न पर ब्लेम है कि वो थर्ड पार्टी सेलर्स का डेटा यूज करके अपने प्राइवेट लेवल ब्रांड से लॉन्च करता है। जुलाई 2020 में जेफ बेजोस ने एंटी ट्रस्ट कमेटी के सामने बयान दिया। लॉ मेकर्स ने बेजोस से अमेज़न के बिजनेस प्रैक्टिस के बारे में क्वेश्चंस किए। यूरोपियन यूनियन ने भी अमेज़न के प्रैक्टिसेस पर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च किए हैं। रेगुलेटरी प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और बिजनेस यूनिट्स को अलग करने की कोशिश की जा रही है। अमेज़न के डिजिटल इकोसिस्टम ने प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स को जन्म दिया जब 2018 में एक मेजर डेटा ब्रीच ने कस्टमर्स के नेम और ईमेल एड्रेस को एक्सपोज कर दिया। एलेक्सा डिवाइस पर भी प्राइवेसी डिबेट्स हुई है। वॉइस रिकॉर्डिंग्स को एम्प्लॉइज के सुनने की रिपोर्ट्स ने प्राइवेसी फियर को जन्म दिया। लोग आर्ग्यू करते हैं कि अमेज़न का डेटा कलेक्शन प्रैक्टिस बहुत ही बड़ा रिस्क पोज करता है।